दोस्तों, एक बार किसी ने पूछा था कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने कहा था समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना अपना तो कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी औकात, अपनी हैसियत को आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए जितनी भी मेहनत आप कर सकें, जितनी भी मेहनत आपको करनी हो उसको करें। क्योंकि अगर आप एक सही जगह पर नहीं जाते हैं, एक सही कुर्सी आपको नहीं मिलती है, तो समाज में आपके लिए कोई स्थान भी नहीं बचता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। और आज की तारीख, आज 6 अप्रैल है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का ये सेशन और बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने कल देर रात कट ऑफ जारी किया है। किस परीक्षा के लिए? एएनएम के लिए। इसकी जो परीक्षा तिथि वो भी डिक्लेयर हो गई है और कट ऑफ भी जारी की गई है। और कट ऑफ ऐसी जारी हुई है कि देखकर आप खुश हो जाएंगे। अगर आपने पीटी की परीक्षा दी है और आपने धनात्मक अंक, मतलब शून्य से अधिक अंक आपके आए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई भी छात्र हो, कोई भी छात्रा हो, वह इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्वास्थ्यकर्ता महिलाओं के लिए ही यह पद था। तो एएनएम के कुल 9,212 पदों पर भर्ती के लिए 8 मई को मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। और इसके लिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर पॉजिटिव है, यानी कि शून्य से ऊपर अंक हैं, तो आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या 10 और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ये जो परीक्षा है यह कब होनी है। तो ये परीक्षा 8 मई को होगी, रविवार के दिन। और जितने भी लोगों ने पीटी में धनात्मक शून्य से अधिक नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया है, मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग किए जाएंगे। सभी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से अधिक संख्या में जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी किया गया है और ये जो कट ऑफ जारी हुई है एएनएम के लिए, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लेखपाल भर्ती जो कि परीक्षा कब होनी है। देखो, लेखपाल भर्ती की परीक्षा कब होनी है, इस पर काफ़ी बड़ी अपडेट आने वाली है आगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल विक्की खान के नेतृत्व में कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से मिला। तो प्रतियोगी छात्रों ने नए आए अध्याचन से पुराने विज्ञापन के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन करने पर ऐतराज जताया है। विक्की खान के मुताबिक सचिव ने जानकारी ये दी है कि जो नए अध्याचन आए हैं उसमें 2021, 2016 और 2011 के जो बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन है। ये काम 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा और इसके बाद टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी करने की जो प्रक्रिया है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो जल्द ही नया विज्ञापन जारी होगा। और इस पर प्रतियोगी छात्रों ने ऐतराज जताया कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। छात्रों ने मांग किया है कि चयन बोर्ड अधिक से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करे, नया विज्ञापन, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर जो सूचना मिल रही है उसका सार संक्षेप यही है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो जल्द ही जारी हो सकता है। समायोजन का कार्य समाप्त होते ही नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपका टारगेट ये है टीजीटी और पीजीटी, और ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि टीजीटी पीजीटी का नया नोटिफिकेशन जारी होगा ही होगा, तो क्या 1 हफ्ता, क्या 15 दिन और क्या 1 महीना, अगर विज्ञापन आ रहा है तो आपको फोकस करना है तैयारी पर। क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी कर ले जाते हैं, परीक्षा चाहे 1 महीने पहले हो चाहे 1 महीने बाद हो, अगर तैयारी कर ले जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरी राय में अब आपको फोकस करना चाहिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी में। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, उन लोगों को भी अपनी तैयारी में लगना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने भी ज्ञापन दिया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि जैसा कि कहा गया था कि 51,000 पद खाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में दौरान न्यायालय में जो जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें यही कहा गया था कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं, तो 51,000 से अधिक पदों पर प्राइमरी भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत जल्द आपको प्राइमरी से लेकर जूनियर और इंटरमीडिएट में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। पदों की संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वर्ष 2022 में नौकरी चाहते हैं वो लोग इन खबरों की अपडेट के साथ साथ अपनी तैयारी को भी शुरू कर दें और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और निश्चित रूप से अगर आप अपनी तैयारी ठीक ठाक कर ले जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि परीक्षा चाहे जब हो, चाहे 1 महीने पहले हो चाहे 1 महीने बाद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉब का मिलना ये बहुत ही अहम और बहुत ही मायने रखता है। तो इस टर्म मतलब इस बार संकल्प कर लीजिए कि इस बार विज्ञापन जारी होने के पश्चात जो परीक्षा होगी उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। और इसके लिए अभी से दृढ़ संकल्पित होकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। लेखपाल भर्ती के बारे में जैसा कि आपने देखा कि एएनएम स्वास्थ्यकर्ता महिला के बारे में जो कट ऑफ जारी हुई है, कट ऑफ 0 से अगर आपने 0.1 अंक भी प्राप्त किया है प्लस 0.1 तब भी आप एएनएम के लिए एलिजिबल माने जा रहे हैं। तो लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ के बारे में अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी राय में लेखपाल भर्ती के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो अब कट ऑफ के लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एएनएम की कट ऑफ को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बहुत लो जो शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, उनके जो पेट में नॉर्मलाइज स्कोर है वो बहुत ही कम पर उनको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक गेन किया हुआ है तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अब आप अपनी तैयारी में लगिए। अगर आपने आवेदन किया हुआ है बहुत जल्दी आपको कट ऑफ के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से एएनएम का जो कट ऑफ है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि लेखपाल भर्ती के लिए भी शायद यही प्रक्रिया अपनाई जाए, यानी कि कम से कम अंकों पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पीटी के कम से कम अंकों पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसकी परीक्षा कब होगी, तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा होनी है ये परीक्षा देखो मई में एएनएम की परीक्षा हो रही है, उसके बाद जून में 5 जून को यूपीएससी की परीक्षा है और 12 जून को यूपी पीसीएस है। तो ऐसी स्थिति में जून के हाफ मतलब कि 15 जून से लेकर जुलाई के बीच में आपको लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा मतलब मिल जाएगी देने के लिए। तो आपके पास जून या जुलाई तक का समय बचा हुआ है, उसके पहले ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। और जो लोग वीडियो भर्ती की पुनः परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं उनको यही बताना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो की जो पुनः परीक्षा है ये परीक्षा भी जुलाई या अगस्त में पॉसिबल है। तो इसके बारे में जो सिलेबस है वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो करंट है वो आप लोग पढ़ते रहें। कब तक का करंट पढ़ा जाए, तो देखो जैसे कि जो लोग यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो पिछले कम से कम 1 साल का जो करंट है उसको तैयार करें। जो करंट सेशन मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ उसमें पिछले 1 साल का जो करंट है उसका रिवीजन भी मैं आपको करवा देता हूँ शुरू में ही। और डेली अपडेट भी रहता है, यानी कि डेली के जो एमसीक्यू जो वो भी रहते हैं, क्विज रहती है। तो यहाँ पर यही तैयारी आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी काम आएगी। तो देखो यहाँ पर करंट कब तक पढ़ा जाए, इस पर यही कहना चाहूँगा कि अगर ये परीक्षा जुलाई में होती है तो आपको जून तक का जो करंट है वो कंप्लीट करना होगा, अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक। और परीक्षा के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। पिछली बार अगर गलती हो गई थी तो उसको भूल जाइए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने डे को मैनेज करिए और कम से कम 5 to 6 आवर का जो समय है वो अपनी स्टडी को दीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, अब आज से यानी कि 6 अप्रैल से ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। तो आपको छोटी सी सूचना बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 38 अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 6 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
कि आवेदन के दौरान सबसे पहले वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुनें। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषाओं में कम से कम एक भाषा का चुनाव अवश्य करें और प्रवेश परीक्षा का परिणाम आने के बाद मेरिट में शामिल अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपना नामांकन जरूर कराएं। तो देखो यहाँ पर आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं CUET में, और CUET का जो आयोजक है वो NTA है, और इसी के माध्यम से जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो BA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को 26 विषय क्षेत्र में कम से कम एक और अधिकतम 6 विषय क्षेत्रों का चयन करना होगा। तो BA BSc BCom में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उल्लिखित विषय क्षेत्र की सूची में विषयों का चयन करना होगा, और भूगोल के लिए विद्यार्थियों को भूगोल लेना होगा या फिर निम्न विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान और रक्षा अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो ये देखो एडमिशन से संबंधित सूचनाएं हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर अलग से उपलब्ध करा दूंगा कि पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कहाँ पर आवेदन करना है, यानी कि A to Z सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लोग वृद्धा पेंशन पाते हैं, अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है या आसपास मिलता है, तो उन तक ये सूचना आप ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो बैंक अकाउंट है, यानी कि आपके बैंक में आपका मोबाइल नंबर और आधार, उसको आप लिंक करवा लें ताकि DBT का लाभ आप ले सकें। अब जिन खातों में आधार लिंक होगा उसी में पेंशन आएगी। दूसरी बात ये कि जो लोग वृद्धा पेंशन का जो अकाउंट है, जिन लोगों का अभी तक उसमें मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऐड नहीं है, वो लोग भी CSC सेंटर पर जाकर अपना जो मोबाइल और आधार है अपने अकाउंट में ऐड करवा लें, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और सरकारी सुविधाओं के बारे में, सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी के बारे में सारी जानकारियां मैं आपको अपने एक अलग चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं जिसका नाम है सरकारी सुविधा इन्फो। तो सरकारी सुविधा इन्फो जो YouTube चैनल है, ये सरकारी योजनाओं को ही समर्पित है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए और आपको वहाँ पर तमाम जानकारी मिल जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।